प्रणाम दोस्तों। धरती का रूप, भू अपक्षय और अप्रदन का परिचय। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारी धरती को आकार देती है। सोचो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े रेगिस्तान और विशाल रेत के टीले, ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। हरे भरे जंगल और बहुत सारी नदियां, ये सभी धरती के विभिन्न रूप हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यह सब धरती का रूप है। हर एक परिदृश्य की अपनी एक कहानी है जो भू अपक्षय और अप्रदन के माध्यम से लिखी जाती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब कैसे बने? यह सब प्रक्रियाएं लाखों सालों में होती हैं। यह सब भू अपक्षय और अपर्दन नाम की चीजों से होता है। भू अपक्षय में चट्टानें और मिट्टी धीरे धीरे टूटती और बिखरती हैं। धरती के ऊपर जो पत्थर, मिट्टी और दूसरी चीजें होती हैं, वो समय के साथ टूटती और बिखरती रहती हैं। इसे भू अपक्षय कहते हैं। यह प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान, पानी, हवा और जैविक गतिविधियां। ये टूटा हुआ सामान फिर हवा, पानी या बर्फ के साथ बहकर दूसरी जगह जमा हो जाता है। इसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के माध्यम से ये सामग्री नई जगहों पर जमा होती है और नए परिदृश्य बनाती है। इस प्रकार भू अपक्षय और अप्रदन मिलकर हमारी धरती को निरंतर बदलते रहते हैं, जिससे नए और अद्वितीय भूरूप बनते हैं। पत्थरों का छिलका उतरना, अनाच्छादन। अनाच्छादन एक ऐसी चीज है जिसमें पत्थरों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती जाती हैं। यह दो तरह का होता है, स्थैतिक अनाच्छादन और गतिशील अनाच्छादन। स्थैतिक अनाच्छादन में जब तापमान बदलता है तो पत्थर फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे उनकी ऊपर की परतें टूटकर अलग हो जाती हैं। गतिशील अनाच्छादन में पानी, बर्फ या हवा की वजह से पत्थर घिसते हैं और उनकी परतें उतरती जाती हैं। प्रकृति का वार, भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में पत्थर बिना अपनी रासायनिक संरचना बदले ही टूट जाते हैं। जब पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो उसका वजन कम हो जाता है, जिससे पत्थरों पर दबाव कम हो जाता है और वे टूट जाते हैं। इसे उन्मूलन कहते हैं। तापमान में बदलाव के कारण पत्थर फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे उनमें दरारें पड़ जाती हैं। इसे तापीय प्रसार कहते हैं। नमक का जमना और पाला पड़ना भी भौतिक अपक्षय के कारण है। रसायनों का खेल, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में पत्थरों का रासायनिक रूप बदल जाता है। पानी एक शक्तिशाली विलायक है। यह पत्थरों में मौजूद खनिजों को घोल देता है, जिससे पत्थर कमजोर हो जाते हैं। इसे जल अपघटन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो पत्थरों को घोल देता है। इसे कार्बोनेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिलकर पत्थरों में जंग लग जाता है। ऑक्सीकरण कहते हैं। अपक्षय के कारक जल, वायु और जीवन, ये तीनों तत्व मिलकर पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलते रहते हैं। अपक्षय कितना होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु, चट्टानों की संरचना और समय। पानी अपक्षय का सबसे जरूरी कारक है। बारिश का पानी चट्टानों पर गिरकर उन्हें धीरे धीरे घिसता है। जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ही तेजी से अपक्षय होगा। नदियां और झरने भी चट्टानों को काटकर घाटियां बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन के लिए जिम्मेदार है। यह चूना पत्थर जैसी चट्टानों को घोलकर उन्हें नष्ट कर देती है। जीवों की गतिविधियां भी अपक्षय का कारण बनती हैं। कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर चट्टानों को खोदकर उनमें सुरंगें बनाते हैं। पेड़ों की जड़ें पत्थरों में दरारें पैदा करती हैं। ये दरारें समय के साथ बढ़ती जाती हैं और चट्टानों को तोड़ देती हैं। जानवर अपने घर बनाकर पत्थरों को कमजोर करते हैं। उनके द्वारा बनाई गई सुरंगें चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ देती हैं। अम्लीय वर्षा भी अपक्षय का एक मुख्य कारण है। यह वर्षा चट्टानों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है
जिससे वे धीरे धीरे घिस जाती हैं। इस प्रकार जल, वायु और जीवन मिलकर पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलते रहते हैं। अपक्षय की इन प्रक्रियाओं को समझना हमारे पर्यावरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अपक्षय की इन प्रक्रियाओं के कारण धरती का सफर, वृहद क्षरण एवं अप्रदन। अप्रदन वो चीज है जिसमें टूटा हुआ पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यह प्रकृति का एक जरूरी कंस्ट्रक्शनकारी और विनाशकारी बल है। यह नदियों, घाटियों, मैदानों और डेल्टा जैसी जगहों को बनाने में मदद करता है। अपर्दन की वजह से मिट्टी का इरोजन होता है, जिससे खेती वाली जमीन खराब हो जाती है। यह बारहा और भूस्खलन जैसी मुसीबतें भी ला सकता है। अपर्दन के प्रकार: पानी, हवा, बर्फ और मानव। अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को बदलती है। यह प्रक्रिया विभिन्न तत्वों के माध्यम से होती है, जिनमें पानी, हवा, बर्फ और मानव गतिविधियां शामिल हैं। पानी से होने वाला अपर्दन सबसे आम है। बहता हुआ पानी पत्थरों और मिट्टी को काटता है और बहा ले जाता है। नदियां और धाराएं अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों और मिट्टी को धीरे धीरे घिसती हैं, जिससे घाटियां और गहरे खड्ड बनते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है और इसके परिणाम स्वरूप सुंदर प्राकृतिक संरचनाएं बनती हैं। हवा से होने वाला अपर्दन सूखी और रेगिस्तानी जगहों पर ज्यादा होता है। हवा मिट्टी और रेत के कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे रेत के टीले बनते हैं। यह प्रक्रिया भी समय के साथ होती है और इसके परिणाम स्वरूप रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले बनते हैं। के अपर्दन से मिट्टी की उपजाऊ परत भी हट जाती है, जिससे कृषि पर असफ से होने वाला अपर्दन ऊंचे पहाड़ों पर होता है। ग्लेशियर अपने वजन और गति से पत्थरों को काटते और बहाते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वे अपने साथ चट्टानों और मिट्टी को भी बहा ले जाते हैं। यह प्रक्रिया पहाड़ों की संरचना को बदल देती है और नई घाटियां और झीलें बनाती है। समुद्र से होने वाला अपर्दन समुद्र के किनारे होता है। लहरें पत्थरों को तोड़ती हैं और किनारे को बदल देती हैं। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकराती हैं, जिससे चट्टानें टूटती हैं और समुद्र तट की संरचना बदल जाती है। यह प्रक्रिया तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। मनुष्यों से होने वाला अपर्दन मनुष्यों के कामों से होता है, जैसे पेड़ों को काटना, खनन और निर्माण कार्य। जब मनुष्य जंगलों को काटते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत खुल जाती है और बारिश के पानी से बह जाती है। खनन और निर्माण कार्यों से भी मिट्टी की संरचना बदल जाती है और अपर्दन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है और इसे रोकने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। अपक्षय और अपर्दन का कमाल भू आकृतियों का कंस्ट्रक्शन। भू अपक्षय और अपर्दन ने धरती पर कई खूबसूरत जगहें बनाई हैं। हिमालय पर्वत, ग्रैंड कैन्यन, नील नदी का डेल्टा, ये सब भू अपक्षय और अपर्दन के उदाहरण हैं। ये थींगे धरती को हमेशा बदलती रहती हैं। कुछ जगहें खत्म हो जाती हैं तो कुछ नई बनती हैं। यह सब एक चक्र है जो लाखों सालों से चल रहा है। ये नदियां जो सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, अपने साथ कई कहानियां और रहस्य समेटे हुए हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवनदायिनी हैं। ये हमारे खेतों को सींचती हैं, हमारे प्यास बुझाती हैं और हमारे जीवन को संजीवनी देती हैं, बल्कि कुदरत के हाथों की कारीगरी भी है। जैसे एक कुशल कारीगर पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही नदियां धरती को तराश कर अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। जैसे कुशल कारीगर पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही नदियां धरती को तराश कर अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। इन आकृतियों में छिपी होती है प्रकृति की अद्भुत कला और विज्ञान। वैसे ही नदियां धरती को तराश कर अलग अलग आकृतियां बनाती हैं। ये आकृतियां न केवल सुंदर होती हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं।
हम देखेंगे कि कैसे ये नदियां पहाड़ों को काटती हैं, मैदानों को फैलाती हैं और समंदर से मिलकर नई जमीन बनाती हैं। इन प्रक्रियाओं में छिपा है समय का गहरा प्रभाव और प्रकृति की अनंत शक्ति, और समंदर से मिलकर नई जमीन बनाती हैं। एक नदी के जीवन के यूथ स्टेज में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत इरोजन होता है और वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है। एक खड़ी ढलान पर बहते हुए एक युवा नदी अपने चैनल और आसपास के लैंडस्केप को तेजी से काटती है, जिससे अलग अलग भू आकृतियां बनती हैं। नदी की यह काटने की क्षमता उसके पानी की स्पीड और उसके भार ढोने की क्षमता के कारण होती है, जिससे यह चट्टानों को तोड़कर बहा ले जाती है। समय के साथ ये ताकतें गहरी घाटियां, झरने और रैपिड्स बनाती हैं, जो युवा नदियों की पहचान है। युवा नदियों की सबसे खास आकृति वी शेप्ड वैली होती है। ये घाटियां अपने वी आकार के लिए जानी जाती हैं, जिनके किनारे खड़े होते हैं और एक संकरे तल पर मिलते हैं। वी शेप्ड वैलीज का निर्माण मुख्य रूप से इरोजन के कारण होता है, खासकर नदी के पानी के नीचे की ओर काटने और किनारों पर वेदरिंग और मास वेस्टिंग के कारण। जैसे ही एक युवा नदी एक खड़ी ढलान पर बहती है, उसके पानी में बहुत ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती है। झरने और रैपिड्स युवा नदियों की सबसे सुंदर और अद्भुत विशेषताओं में से हैं। ये खड़े ड्रॉप्स और टर्बुलेंट रैपिड्स तब बनते हैं जब नदी के बहाव को जियोलॉजी में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ता है, जिससे पानी का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। झरने आमतौर पर तब बनते हैं जब एक नदी सख्त कटाव प्रतिरोधी चट्टान से टकराती है, जो नरम, आसानी से कटने वाली चट्टान के ऊपर होती है। जैसे ही नदी इस खड़ी गिरावट पर गिरती है, वह नीचे एक प्लंज पूल बनाती है, जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। समय के साथ झरने के किनारे का लगातार कटाव सख्त चट्टान को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। गॉर्जेस और कैनियंस युवा नदियों से जुड़ी सबसे अद्भुत और प्रभावशाली भू आकृतियों में से हैं। ये गहरी, संकरी घाटियां, जिनकी दीवारें अक्सर खड़ी और लगभग सीधी होती हैं, लाखों वर्षों में नदी के कटाव की शक्ति को दर्शाती हैं। गॉर्जेस आमतौर पर कैनियन से ज्यादा संकरे और खड़े होते हैं, और ये मुख्य रूप से नीचे की ओर कटाव के कारण बनते हैं। कैनियंस दूसरी ओर अक्सर गॉर्जेस की तुलना में चौड़े और अधिक जटिल होते हैं, जिनमें चौड़े किनारे और अलग अलग आकार होते हैं। नीचे की ओर कटाव कैनियंस के निर्माण में भूमिका निभाता है, लेकिन वेदरिंग, मास वेस्टिंग और टेक्टोनिक अपलिफ्ट जैसी अन्य प्रक्रियाएं भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इमेजिन करो, एक रिवर जेंटली बह रही है। ये हमेशा सीधी नहीं बहती है, कभी कभी ये कर्व्स और बेंड्स बनाती है। इन कर्व्स को मियांडर्स कहते हैं। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। पर मियांडर्स बनते कैसे हैं? ये सब वाटर फ्लो की वजह से होता है। जैसे जैसे पानी बहता है, ये कर्व के आउटर बैंक को इरोड करता है। इससे कर्व और भी बड़ा हो जाता है। साथ ही पानी इनर बैंक पर सेडिमेंट जमा करता है। इससे एक जेंटल स्लोप बनता है। इरोजन और डिपोजिशन का यह प्रोसेस चलता रहता है, और समय के साथ मियांडर्स और भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इट्स लाइक अ स्लो एंड ग्रेसफुल डांस। क्या आपने कभी किसी रिवर के पास क्रेसेंट शेप्ड लेक देखा है? वो शायद एक ऑक्सबो लेक होगा। ये लेक्स मियांडर्स से बनते हैं। याद है ना, मियांडर्स कैसे बढ़ते रहते हैं? तो कभी कभी एक मियांडर इतना कर्व हो जाता है कि लगभग एक लूप बना लेता है। जब रिवर में बाढ़ आती है, तो वो लूप की नैरो नेक को काट देती है। इससे पानी के लिए एक शॉर्टकट बन जाता है। अबैंडन्ड मियांडर लूप एक ऑक्सबो लेक बन जाता, जहां से नदियां अपना सफर शुरू करती हैं। यहां नदी का पानी बहुत तेज होता है और बर्फ भी उसके साथ बहती है। यह तेज बहाव पहाड़ों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक घाटी का रूप ले लेता है।
इस घाटी का आकार अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा होता है, इसलिए इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। यह यू आकार की घाटियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे जैसे नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, उसका बहाव धीमा पड़ने लगता है। यहाँ नदी अपने साथ लाई हुई मिट्टी, रेत और पत्थरों को जमा करने लगती है। यह जमाव पंखे के आकार का होता है, जिसे अलूवियल फैन कहते हैं। अलूवियल फैन बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ खेती अच्छी होती है। कभी कभी नदी में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि वह एक धारा में नहीं बह पाता। ऐसे में नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती है, जिन्हें ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं। ब्रेडेड नदियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन इनमें पानी का बहाव बहुत तेज होता है और ये खतरनाक भी हो सकती हैं। और जब नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो वह अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। इससे नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाती है। बार बार बाढ़ आने से नदी के किनारे मिट्टी जमा होती रहती है, जिससे बाढ़ के मैदान या फ्लड प्लेन बनते हैं। फ्लड प्लेन बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ खेती अच्छी होती है। बाढ़ के दौरान नदी के किनारे पर मिट्टी और रेत का एक ऊंचा टीला बन जाता है। इसे नेचुरल लेवी कहते हैं। मैदानी इलाकों में नदी का बहाव धीमा हो जाता है। यहाँ नदी सीधी न बहकर टेढ़ी मेढ़ी बहाव बनाती है, जिन्हें मिएंडर कहते हैं। कभी कभी नदी का मिएंडर इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि वह अपने आप को काट लेता है। इससे नदी का पुराना रास्ता एक झील में तब्दील हो जाता है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक्स देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। आखिरकार नदी अपना सफर पूरा करते हुए समंदर से जा मिलती है। यह मिलन एक अद्भुत प्रक्रिया है, जहां मीठे पानी की नदी विशाल खारे पानी के समंदर में समा जाती है। यह दृश्य न केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर होता है, बल्कि इसमें कई वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय महत्व भी छिपे होते हैं। जहां नदी समंदर से मिलती है, वहां वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी, रेत और पत्थरों को जमा कर देती है। यह जमाव नदी के बहाव के साथ लाए गए कणों का परिणाम होता है, जो समय के साथ एकत्रित होकर एक विशेष भू आकृति का निर्माण करते हैं। यह जमाव एक त्रिकोण जैसा आकार ले लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी का बहाव धीमा हो जाता है और वह अपने साथ लाई हुई सामग्री को जमा करने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत और उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है। डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं और यहाँ खेती अच्छी होती है। डेल्टा क्षेत्रों में मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। कुछ नदियां समंदर से मिलने से पहले एक चौड़े मुहाने का निर्माण करती हैं, जिन्हें एस्चुएरी कहते हैं। एस्चुएरी का निर्माण तब होता है जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है और एक मिश्रित जल क्षेत्र का निर्माण करता है। यह क्षेत्र न केवल प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इसमें कई प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। एस्चुएरी में मीठा और खारा पानी मिला होता है और यहाँ तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही विविधतापूर्ण होता है, जिसमें मछलियां, पक्षी और अन्य जलीय जीव शामिल होते हैं। एस्चुएरी क्षेत्र मछलियों के प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये थी नदियों की रोमांचक यात्रा और उनके द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियों की कहानी। नदियां हमारी धरती की शक्ल को लगातार बदलती रहती हैं। ये पहाड़ों को काटती हैं, मैदानों को फैलाती हैं और नई जमीन बनाती हैं। यह परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी शक्तिशाली है और हमें उसके साथ तालमेल बनाकर ही रहना होगा।
नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी धरती की जीवन रेखा हैं। ये नदियां सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, हमें जीवन देने वाली, हमारी सभ्यता की नींव। ये हमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और हमारे खेतों को हरा भरा रखने के लिए आवश्यक जल प्रदान करती हैं। बिना नदियों के हमारी कृषि व्यवस्था ठप हो जाएगी और मछली पालन के लिए संसाधन प्रदान करती हैं। नदियां हमारे भोजन का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमें ताजगी और पोषण देती हैं। इसलिए हमें नदियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें गंदा होने से बचाना चाहिए। अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे जाएं, तो एक पल के लिए रुकें और उसकी खूबसूरती को निहारें, उसकी शांति और सौंदर्य को महसूस करें। तो एक पल के लिए रुकें और उसकी खूबसूरती को निहारें। यह नदियां हमें सुकून और शांति का एहसास कराती हैं, जो हमारे व्यस्त जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी सोचें कि यह नदी कितनी जरूरी है। यह नदियां सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी जीवन देती हैं। और हमें उसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मिलकर नदियों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ईयर 2017 क्वेश्चन। कौन सा भू आकृतिक स्वरूप नदियों के जमाव के कारण बनता है? ए वादी, बी डेल्टा, सी मोरेन, डी खड्ड भूमि। आंसर बी डेल्टा क्वेश्चन। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं के संबंध में कौन सा से युग्म सुमेलित हैं? पहली युवावस्था, उथली वी आकार की घाटी। दूसरी प्रौढ़ावस्था, प्राकृतिक तटबंध। तीसरी वृद्धावस्था, गोखुर झील कूटा। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी केवल तीन। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका जवाब अगली वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तब तक बने रहे हमारे साथ और बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले।